नमस्कार स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास देखिए, इसमें हम कल फ्रिक्शन पढ़ रहे थे। हमने दो ब्लॉक को कनेक्ट करके भी क्वेश्चन निकाला था, एक सिंगल ब्लॉक के लिए भी क्वेश्चन निकाला था। ओके, इसी टाइप से और केस भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए कोई वॉल है, इसके साथ कोई ब्लॉक अटैच है, आप एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं, इसका मास 2 kg है। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू एस आपके पास 0.7 है, म्यू के इक्वल टू 0.6। ओके, तो आपके पास जो अप्लाइड फोर्स है एफ इज इक्वल टू, सीधे देख लीजिए, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन wall and block and acceleration of block when F equal to, ये आपके पास 2 kg है, F इक्वल टू 10 न्यूटन हो सकता है, F इक्वल टू 20 न्यूटन हो सकता है, F इक्वल टू 30 न्यूटन हो सकता है और F इक्वल टू 40 न्यूटन। ये आपके पास कुछ फोर्सेस हैं और इस केस में आपको पता करना है कि ब्लॉक और वॉल के बीच में क्या फोर्स है और इसका एक्सेलरेशन क्या है। कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था कि एक्सटर्नल फोर्स कौन होता है, ड्यू टू विच बॉडी हैव मोशन और हैव ए टेंडेंसी ऑफ मोशन। यहाँ जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो इस ब्लॉक पर क्या है, इधर को F लगा तो इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा, नीचे को mg लगा जो 20 न्यूटन है और फ्रिक्शन किधर होगा, अपवर्ड होगा। अब इस केस में बॉडी की मोशन की टेंडेंसी किधर है, डाउनवर्ड है ना, तो आपके पास जो एक्सटर्नल का काम करेगा वो 20 न्यूटन करेगा, ना कि अप्लाइड फोर्स F। ये F नहीं करेगा, ये 20 न्यूटन। अब नॉर्मल जो है वो F के बराबर है ऑलवेज। नॉर्मल बैलेंस किसको कर रही है, F को। अब यहां से आपके पास केस बन जाएंगे। फर्स्ट केस क्या बना आपके पास, फर्स्ट केस है कि F इक्वल टू आपको कितना दिया है, 10 न्यूटन, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा आपके पास, 10 हो जाएगा। और अगर नॉर्मल 10 है क्योंकि F के बराबर है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो गया, म्यू एस एन। तो म्यू एस आपके पास कितना है, 0.7 इंटू एन कितना है, 10, तो इसका मतलब लिमिटिंग कितना हो गया, 7 न्यूटन। इन दिस केस एक्सटर्नल इज कांस्टेंट बट नॉर्मल विल बी चेंज ड्यू टू एफ चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज, और नॉर्मल चेंज होगा तो लिमिटिंग भी उसका चेंज होगा। अब इस कंडीशन में आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो क्या है, लेस देन है, या यूं कहें एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन लिमिटिंग। एक्सटर्नल 20 है और लिमिटिंग 7 है, तो बॉडी क्या होगी, एक्सेलरेट हो जाएगी, फ्रिक्शन क्या होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू के एन, और म्यू के कितना है आपके पास, 0.6, और एन कितना था, एक्सटर्नल एफ के बराबर था जो 10 था, तो ये कितना आ गया, फ्रिक्शन आपको पता लग गया कितना होगा इसके बीच में फ्रिक्शन, 6 न्यूटन। और एक्सेलरेशन क्या होगा ब्लॉक का, डाउनवर्ड फोर्स कितना है, 20, माइनस अपवर्ड कितना है, F विच इज इक्वल टू 6 बाय टोटल मास कितना है ब्लॉक का, मास 2, तो कितना हो गया, 14/2 इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर ना। सेकंड देखिए, सेकंड केस में F आपको कितना दिया, 20 न्यूटन, और आपको पता है F क्या है, F ही नॉर्मल प्रोवाइड करवा रहा है। मैंने बताया था ना, नॉर्मल ऑलवेज mg नहीं होता, वो कुछ भी हो सकता है। नॉर्मल इस डायरेक्शन में है तो F इधर है, ये पक्का पकड़ कर मत बैठ जाना कि नॉर्मल mg के बराबर, कोई मतलब नहीं, ये नॉर्मल है, ये mg है, बोथ आर परपेंडिकुलर, बैलेंस नहीं करेंगे एक दूसरे को। ओके, तो F इक्वल टू आपके पास कितना है, 20 न्यूटन, तो आपके पास लिमिटिंग कितना हो गया, म्यू एस एन, और म्यू एस आपके पास कितना है, 0.7 एंड 20 इक्वल टू 14 न्यूटन। बट एक्सटर्नल 20 था, आप अब भी कह सकते हैं एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन लिमिटिंग, तो फ्रिक्शन क्या होगा, काइनेटिक,
और काइनेटिक का फ्रिक्शन यहां क्या हो जाएगा, यहां कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि n चेंज हो रहा है तो फ्रिक्शन भी चेंज हो जाएगा। कोएफिशिएंट कांस्टेंट है 6, लेकिन n चेंज हो गया, कितना हो गया, अब वो 20 के बराबर हो गया, तो इक्वल टू 12 हो गया। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो गया, नीचे को कितना है 20 माइनस अपवर्ड f कितना है 12 बाय मास कितना है 2, तो क्या रिजल्ट आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए F इक्वल टू 30 न्यूटन। जब F आपके पास 30 न्यूटन होगा उस केस में आप कह सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एस एन। ओके, ये n है आपके पास, तो म्यू एस कितना है 0.7 और n कितना है 30 इक्वल टू कितना हो गया 21। एक्सटर्नल आपके पास कितना है 20 न्यूटन। ओके, यहां क्लियर दिख रहा है कि एक्सटर्नल क्या हो गया, लेस देन है किससे, लिमिटिंग से, तो फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक, और स्टैटिक ऑलवेज एक्सटर्नल के बराबर होगा, और वो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। और इस केस में सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा 0। ओके, नेक्स्ट देखिए F आपके पास 40 न्यूटन है। जब F 40 होगा तो नॉर्मल भी क्या होगा 40 होगा, और नॉर्मल अगर 40 होगा तो उस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन आपके पास क्या हो गया म्यू एस एन। तो म्यू एस एन का मतलब 0.7 इंटू 40 इक्वल टू क्या है 28। और जब लिमिटिंग 28 है तो उस केस में आप कह सकते हैं कि एक्सटर्नल छोटा है किससे, लिमिटिंग से, तो फ्रिक्शन क्या होगा स्टैटिक होगा, जो एक्सटर्नल के बराबर। अब एक्सटर्नल 20 है तो फ्रिक्शन भी क्या होगा 20 न्यूटन होगा, और एक्सेलरेशन विल बी 0। मेरी बात क्लियर? ये आपके पास क्या होगा एक कंसेप्ट था इस तरह के क्वेश्चन करने का। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट मान लीजिए आपके पास कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक फोर्स दिया है और आपसे उस फोर्स की वैल्यू पूछी है। मान लीजिए आपको एक ये फोर्स दिया है सरफेस, राइट, इस पर कोई फोर्स दिया है F, बस यही दिया है, या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है म्यू। मेरी बात क्लियर? और आपसे इस फोर्स के बारे में पूछा उसने, इसका आपको कोई एंगल नहीं दिया उसने, और आपसे सीधा उसने पूछ लिया है कि आप मिनिमम फोर्स बताओ क्या होगा। ओके, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सच दैट ब्लॉक स्टार्ट इट्स मोशन। मतलब ब्लॉक की मोशन स्टार्ट हो जाए, उस केस में आपको मिनिमम फोर्स पता करना है। आपको ना कोई एंगल दिया है, कुछ नहीं दिया, बस F दे दिया। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता है, राइट, इट्स स्टार्ट इट्स मोशन हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मोशन स्टार्ट करे, तो इधर कंपोनेंट क्या आ गया F cos थीटा, नीचे को क्या लगा mg, ऊपर को क्या लगा नॉर्मल, और एक इसका कंपोनेंट F sin। आप कह सकते हैं कि n प्लस F sin थीटा इज इक्वल टू mg, राइट। तो नॉर्मल आपके पास क्या होगी mg माइनस F sin थीटा, राइट। तो यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा आपके पास म्यू एस एन। तो आप कह सकते हैं म्यू एस एन है, तो उस केस में ये आपके पास क्या होगा म्यू एस एम जी माइनस म्यू दे रखा है इसकी वैल्यू म्यू एफ साइन थीटा। अब जब बॉडी मोशन स्टार्ट कर देगी उस केस में लिमिटिंग और एक्सटर्नल बराबर हो जाएं तो भी बॉडी मोशन स्टार्ट कर देगी, जब आपके पास दोनों कोएफिशिएंट सेम दिए हों। कौन कौन? काइनेटिक और स्टैटिक। क्लियर? या एक ही कोएफिशिएंट दिया है, इसका मतलब एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू लिमिटिंग ना। एक्सटर्नल का काम कौन करेगा? एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी
माइनस म्यू एफ साइन थीटा। आप लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। एफ इक्वल टू क्या होगा आपके पास, म्यू एम जी बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अगर f मिनिमम है तो उस केस में ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, और अगर कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा मैक्सिमम है तो आप कह सकते हैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल क्या होगा, 0 हो जाएगा। और अगर इसका डिफरेंशियल 0 हो जाता है तो आप डिफरेंशियल निकालिए इसका। आप कह सकते हैं कॉस का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस साइन, और साइन का क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो उस केस में आप साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, म्यू कॉस थीटा। उस केस में आप टेन थीटा इक्वल टू म्यू। मेरी बात क्लियर? तो उस केस में ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा मतलब म्यू बाय 1। तो ये आपके पास क्या हो गया, म्यू स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर? तो इस केस में आपके पास f की वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम म्यू एम जी ओवर कॉस थीटा। कॉस क्या हो गया आपके पास, 1 बाय रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस म्यू साइन थीटा। तो म्यू इंटू साइन क्या हो गया, म्यू बाय रूट म्यू स्क्वायर प्लस, तो f इक्वल टू क्या है, म्यू एम जी। ये कॉमन आया, 1 प्लस म्यू स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो क्या आ गया, रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास क्या आ जाएगा, उसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई टेबल है, यहाँ कोई ब्लॉक पड़ा है, ये कोई स्ट्रिंग थी, ये कोई दूसरा ब्लॉक M2, राइट। आपको पता है ये M2 नीचे की और इसे खींचेगा। आपसे पूछ सकते हैं फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ M2 such that system remain stationary। यहां म्यू ऐसा आपको म्यू दे रखा है। अब सिस्टम स्टेशनरी रहे उस केस में मान लीजिए इस पर नीचे को क्या लगा, ये वेट ही लगेगा M2 जी, ये टेंशन T लगी, और यहां पर क्या लगेगा, इसे रोकने के लिए, स्टेशनरी है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। इस पर ऊपर को नॉर्मल था तो नीचे को क्या था, M1G ना। अब आपको पता है सारा सिस्टम स्टेशनरी है तो आप यहां से कह सकते हैं T इज इक्वल टू M2G। आप यहां से कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू T और T इज इक्वल टू M2G। क्लियर? लेकिन आपको पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज इक्वल और लेस देन होता है किससे, लिमिटिंग के। आप लिख सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था, M2G इज ऑलवेज इक्वल और लेस देन म्यू एस एन एंड n इज इक्वल टू M1G। तो इसका मतलब M2G इज इक्वल और लेस देन म्यू एस M1G। G से G कैंसिल हो गया, तो M2 की वैल्यू या तो इक्वल होगी या इससे भी कम होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी M2 की, M2 की मैक्सिमम वैल्यू इक्वल होगी किसके, म्यू एस M1 की। मेरी बात क्लियर? जब म्यू M2 की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस M1 के इक्वल होगी तो उस केस में सिस्टम क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। अब इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये कोई चेन, ये इस तरह से टेबल पर पड़ी है, इसकी टोटल लेंथ कैपिटल L है, इसका कुछ पार्ट हैंगिंग है और यहाँ पर कोफिशिएंट म्यू एस है। तो फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट। टोटल लेंथ क्या है इसकी, कैपिटल। यूनिफॉर्म है
यूनिफॉर्म है तो मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा क्या है, एवरीवेयर कांस्टेंट। अब ये हैंगिंग मास हो गया, हैंगिंग मास क्या था, m2, और ये इस पर लाइंग मास था और ये कितना था, m1। अब इसकी मैक्सिमम लेंथ पूछ लेता है, L की मैक्सिमम वैल्यू बताओ जिससे ये सिस्टम स्टेशनरी रहे। तो मैं कह सकता हूं इस L लेंथ का मास m2 हो गया, तो m2 क्या हो गया, यूनिट लेंथ का मास लैम्डा है तो L लेंथ का क्या हो गया, लैम्डा L, और इस लेंथ का मास क्या हो गया, m1, और वो क्या हो गया, L माइनस L। और ये स्टेशनरी रहे उस केस के लिए आपको पता है कि m2 की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो इक्वल होनी चाहिए म्यू एस m1। इसका मतलब लैम्डा L मैक्सिमम जो है वो इक्वल होगा किसके, म्यू एस लैम्डा L माइनस L मैक्सिमम। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, आप इस L को इधर लाएंगे तो आप लिख सकते हैं L मैक्सिमम प्लस म्यू एस L मैक्सिमम इक्वल टू म्यू एस L। तो यहां से L मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, म्यू एस L बाई म्यू एस प्लस 1। किस कंडीशन में, जब ये स्टेशनरी रहे। ओके, नेक्स्ट देखिए। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए ये आपके पास कोई ब्लॉक है 2 kg, इस डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 2 न्यूटन। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपके पास है 0.5, म्यू की वैल्यू 0.5। ये फोर्स मान लीजिए आपके पास है 6 न्यूटन। ओके, इस बॉडी की वेलोसिटी है आपके पास 11 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन लिख लीजिए। A body is moving on a rough surface. A body is moving on a rough surface as shown in figure. As shown in figure. Then find the time taken by body. Then find the time taken by body to return its initial position. To return its initial position. देखो बॉडी इधर को मूव कर रही है, इसके इनिशियल पोजीशन यही वापस आने का टाइम पूछा है आपसे। देखिए जब बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो मोशन बॉडी की आगे को है, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन किधर होगा, बैकवर्ड होगा, ना कि इस फोर्स के अपोजिट। फ्रिक्शन किधर होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, यहां देखिए फ्रिक्शन इक्वल टू होगा 0.5 इंटू एन। एन क्या हो गया इसका 20 न्यूटन, तो कितना हो गया आपके पास 10 न्यूटन हो जाएगा। अब देखिए इस ब्लॉक पर 2 फोर्स हैं पीछे को, एक फ्रिक्शन है एक ये है, टोटल फोर्स कितना है 11 न्यूटन। तो रिटार्डेशन कितना हो गया, यहां रिटार्डेशन ए इक्वल टू क्या होगा, नेट फोर्स कितना है 6 प्लस 10 बाई 2 इक्वल टू 8, ये 10 मीटर ले लीजिए, इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। मेरी बात क्लियर। 2 फोर्स हैं, कौन कौन, 6 और 10, तो आपके पास कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब बॉडी रिटर्न होने में टाइम कितना होगा, और होगी भी या नहीं होगी ये भी बात हमें करनी है। मेरी बात क्लियर। अब देखिए इसके कारण जब बॉडी, सॉरी इसको देखिए, इसको एक बार चेंज कर लीजिए, ये 12 न्यूटन ले लीजिए, सॉरी में ये 12 न्यूटन ले लीजिए, तो आपके पास रिटार्डेशन क्या हो जाएगा 12 प्लस 10 बाई 2, तो ये कितना है 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। मेरी बात क्लियर। अब बॉडी आगे को जाएगी, इस पॉइंट पर जाकर बॉडी रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, क्योंकि बॉडी पर जो रिटार्डेशन था वो उसे रोक लेगा। कितने टाइम बाद रोकेगा, देखिए
t इक्वल टू u बाय ए, क्लियर ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए नेगेटिव है, v जीरो है, तो t इक्वल टू क्या हो गया u बाय ए, और u आपके पास कितना है, देखिए u आपके पास है 10 बाय 11 सेकेंड। इतने सेकंड बाद बॉडी रुक जाएगी। अब ये t इक्वल टू टी नॉट टाइम है। अब बॉडी जब यहां रुक जाएगी तो बॉडी पर ये फोर्स कंटिन्यूस था और कितना था, 12 न्यूटन। ये फोर्स बॉडी को इधर को एक्सेलरेट करेगा, तो इसके बाद क्या होगा, जस्ट इसके बाद बॉडी पर फ्रिक्शन बैकवर्ड हो जाएगा और मोशन इधर स्टार्ट हो जाएगी बॉडी, और बॉडी वापस इसी लोकेशन पर आएगी, राइट। तो आपको ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए कि बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके गई है। तो वो स्टॉपिंग डिस्टेंस s क्या हो गया, u स्क्वायर बाय 2a हो जाएगी। u कितना आपके पास 2 इंटू 10 इंटू 10 बाय 2 इंटू 11, तो आपके पास कितना हो गया, 50 बाय 11 मीटर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए, जब बॉडी यहाँ रेस्ट में आ गई तो बॉडी वापस यहाँ आएगी, तो इसके कारण एक्सेलरेट होगी। अब आपके पास एक्सेलरेशन क्या होगा, बॉडी पर फॉरवर्ड फोर्स 12 न्यूटन है, बैकवर्ड फोर्स आपके पास फ्रिक्शन है जो कितना है, 10 न्यूटन। तो बॉडी आगे को एक्सेलरेट, अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज क्यों होगी, बिकॉज मोशन इस डायरेक्शन में थी, तो फ्रिक्शन क्या था, इसके जस्ट अपोजिट था। अब मोशन फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में, तो फ्रिक्शन किधर होगा, राइट साइड में। फ्रिक्शन ऑलवेज मोशन के, रिलेटिव मोशन के अपोजिट होगा, ना कि अप्लाइड फोर्स के, ओके। अब फॉरवर्ड फोर्स 12 न्यूटन है, बैकवर्ड 10 न्यूटन है, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ इसका, F माइनस एफ बाई एम, तो कितना है, 12 माइनस 10 बाई 2 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो कितने टाइम में आएगी, आपके पास टाइम s इक्वल टू यू टी प्लस 1 बाई 2 80 स्क्वायर के अकॉर्डिंग, u जीरो है तो 1 बाई 2 80 स्क्वायर, तो यहां पर आपके पास t इक्वल टू क्या हो गया, √2s बाय a हो जाएगी। 2 इंटू एस कितना है, अभी पढ़ा था अपन ने 50 बाय 11, और e कितना है आपके पास, अभी पढ़ा है 1 का रूट, आपके पास क्या आ गया 100 बाय 11, मतलब 10 बाय √11। तो टोटल टाइम कितना हो गया, t नॉट प्लस टी, तो आप लिख सकते हैं कितना था, 10 बाय 11 प्लस 10 बाय √, निकाल लेना, इसका रिजल्ट आ जाएगा। मेरी बात क्लियर? तो आपने देखना है ये फोर्स के अपोजिट, सॉरी मोशन अगर फोर्स के अपोजिट है तो फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन में होगा। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखिए। ये आपके पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल थीटा आपको दिया है 45 डिग्री, ओके। इस पर कोई ब्लॉक है जिसका मास है 10√2 kg है, इसे v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है फ्रॉम द बॉटम। मेरी बात क्लियर? अब आपको वो पूछता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक when velocity of block at bottom when it return back। मेरी बात क्लियर? यहां पर आपके पास कॉफिशिएंट, ये 10 kg ले लीजिए, यहां कॉफिशिएंट दिया है आपको, ये 30 डिग्री ले लीजिए, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, और यहां कॉफिशिएंट आपको दिया है 2 बाय 1 बाय √3 दिया है, ओके। ये 10 kg का है, v0 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया गया है। मेरी बात क्लियर?
जब वापस लौटकर बॉटम पर आएगा उस केस में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपको ये डिफाइन करना है। अब देखिए, दो तरह की मोशन है इसमें, पहले ये अपवर्ड जाएगा फिर ये डाउनवर्ड आएगा। फर्स्ट ये क्या है, अपवर्ड जाएगा और फिर क्या है, ये डाउनवर्ड आएगा। उस केस में क्या होगा, देखिए फर्स्ट जब ये अपवर्ड जा रहा है तो अपवर्ड मोशन क्या होगी इसकी, अपवर्ड के केस में ये जब ऊपर की ओर जाएगा तो इस पर नीचे को क्या लगा, mg ना, इसका ये कंपोनेंट क्या हुआ थीटा, तो ये mg cos थीटा ना, और ये क्या है mg साइन थीटा। ये आपके पास नॉर्मल है, बॉडी की मोशन ऊपर को है, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट होगा किसके, मोशन के, ये आपके पास फ्रिक्शन होगा। क्लियर। अब देखिए आप यहां से फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं, म्यू mg cos थीटा ना, तो रिटार्डेशन आपके पास क्या होगा, या बॉडी की मोशन क्या होगी, रिटार्डिंग मोशन। रिटार्डेशन आपके पास क्या होगा, रिटार्डेशन हो गया mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाय m। आपके पास g की वैल्यू 10 है, साइन थीटा 30 डिग्री है, तो 30 की वैल्यू 1/2 प्लस म्यू 1/√3 cos 30 √3/2, √3 कैंसिल, 1/2 प्लस 1/2 1, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका क्या होगा, रिटार्डेशन। अब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, s आपको पता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2a होगा। u कितना है आपको इनिशियली दिया था 10 मीटर पर सेकेंड, बाय ये भी कितना है 10, तो s इक्वल टू 5 मीटर होगा। मेरी बात क्लियर। अब डाउनवर्ड मोशन में देखिए, व्हेन मोशन इसकी डाउनवर्ड होगी देन फ्रिक्शन विल बी अपवर्ड, तो उस केस में ये ब्लॉक है मेरे पास, इस पर नीचे को क्या है mg साइन थीटा, ऊपर को क्या है फ्रिक्शन। मेरी बात क्लियर। अब यहां पर जाकर के बॉडी रेस्ट में आ गई थी, राइट। अब ये दोनों फोर्स क्या हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, कैसे, ये म्यू mg cos थीटा, तो ये दोनों क्या है बैलेंस कर रहे हैं, तो बॉडी हमेशा यहाँ क्या रह जाएगी, रेस्ट में ही रह जाएगी, क्योंकि जितना ये है उतना ही ये हो रहा है। ओके, तो बॉडी हमेशा क्या रहेगी, रेस्ट में रहेगी। रेस्ट में रहेगी तो बॉडी नीचे नहीं आ पाएगी। मेरी बात क्लियर, वहीं रह जाएगी। अगर इसे आप उस कंसेप्ट में लाना चाहते हैं तो आप इसकी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं, इसको 2√3 कर लीजिए। अगर इसे 2√3 करोगे तो उस केस में अपवर्ड मोशन में आपके पास 2√3 था ये, तो 2√3 से क्या हो गया 1/2 प्लस 1/4, तो ये आपके पास कितना हो गया 10 × 3/4, तो ये आपके पास 15/2 आ जाएगा। और अगर ये 15/2 हुआ तो उस केस में आपके पास ये क्या होगा 15/2, 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि मैंने इसका वैल्यू चेंज कर लिया, 1/2√3 कर लिया है। ओके, तो 1/2√3 से 1/4 प्लस 1/2 3/4 हो गया। ओके, तो 15/2 हो जाएगा, तो उस केस में 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो s आपके पास कितना होगा, ये 2 से 3 कैंसिल, तो s इक्वल टू 20/3। अब जब डाउनवर्ड मोशन होगी तो अब नीचे को ये एक्सेलरेट होगा, तो एक्सेलरेट कितने से होगा mg साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बाय m। आप लिख सकते हैं 10 sin 30 1/2 माइनस 1/2√3 इंटू √3/2, ये कैंसिल हो गया, तो 1/2 माइनस 1/4 क्या आ गया 1/4 आ जाएगा, मतलब 5/2। इतने से वो एक्सेलरेट होगा, और जब वो नीचे आएगा तो यहां उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, तो आप क्या लिखोगे v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2as, 2a a कितना है 5/2 और s कितना है आपके पास 20/3, तो आपके पास v कितना हो गया 100/3 का रूट, तो 10/√3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी।
मेरी बात क्लियर? जो प्रीवियस केस था यहाँ 2 नहीं था, 1/√3 के लिए वो यहाँ रेस्ट में आने के बाद मोशन नहीं कर रही, तो हमने एक वैल्यू चेंज करके इसको दोबारा से किया है, तो 1/2√3 करेंगे तो उस केस में ये वापस नीचे आएगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी 10/√3 मीटर पर सेकेंड। मेरी बात क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास दो डेफिनेशन आती है, एक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और दूसरा है एंगल ऑफ रिपोज। दोनों की वैल्यू सेम होती है, डेफिनेशन दोनों की अलग अलग है। देखिए मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूं। पहले अपन बात करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? किसी भी पॉइंट पर, किसी ब्लॉक पर, वो कहीं भी हो, उस पर अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, ये मेरे पास उस पर नॉर्मल है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है उस पर, स्टैटिक फ्रिक्शन, जो क्या होता है μs(n) होता है। ये दोनों ही क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। तो उस केस में रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स ये होगा, ये क्या है? रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। तो उस जब मैक्सिमम, ये कांटेक्ट फोर्स भी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल के जो बीच का एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन मैक्सिमम कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए बॉडी इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां से आप कह सकते हैं tan phi इक्वल टू क्या होगा? μs(n/n), n से n कैंसिल हो गया, तो फाई इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स म्यू। ये मेरे पास क्या होगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर मैं एंगल ऑफ रिपोज की बात करूं, ये मान लीजिए मेरे पास कोई इनक्लाइंड प्लेन है, इसका ये एंगल थीटा है, इस पर कोई बॉडी m है जो रेस्ट में है। बॉडी क्या है? रेस्ट में। जब बॉडी रेस्ट में है तो उस केस में इस पर नीचे को क्या लगा? mg। इस डायरेक्शन में क्या लगा? नॉर्मल डायरेक्शन n। ये एंगल थीटा, तो ये क्या था आपके पास? mg cos थीटा, और ये क्या था? mg, और ये क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। यह बॉडी को मोशन कौन देगा? अगर देगा तो वो mg sin थीटा। तो ये एक्सटर्नल है, बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, तो जो स्टैटिक इसके बराबर है। इसका मतलब यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर है? mg sin थीटा। ओके, और यहां पर आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, और यही एक्सटर्नल का यहां काम कर रहा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो क्या है? μs(n), मतलब μs mg cos थीटा। मेरी बात क्लियर? यहां पर ये स्टैटिक है, तो इसका मतलब एक्सटर्नल यहां पर लेस देन और इक्वल है लिमिटिंग, तभी बॉडी क्या है? स्टैटिक स्टेट में है, रेस्ट में है। ओके, आप कह सकते हैं mg sin थीटा इज लेस देन और इक्वल टू μs mg cos थीटा। आप कह सकते हैं tan थीटा इक्वल और लेस देन है किसके? μs के। मेरी बात क्लियर? अब देखिए जैसे जैसे आप थीटा को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे एक्सटर्नल तो इंक्रीज होगा और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि थीटा इंक्रीज होने पर क्या होगा? थीटा इंक्रीज होने पर आपके पास जो एक्सटर्नल है उसका जो साइन है, साइन इंक्रीज होगा और कॉस डिक्रीज होगा, जिससे नॉर्मल डिक्रीज होगी और लिमिटिंग भी डिक्रीज। थीटा की वैल्यू जब अल्फा के बराबर होता है और उस केस में आपके पास एक्सटर्नल एग्जैक्ट इक्वल हो जाता है लिमिटिंग के, तो जस्ट इसके बाद बॉडी क्या होगी? स्टार्ट द मोशन, राइट। तो उस केस में आप लिख सकते हैं mg sin अल्फा इक्वल टू म्यू mg cos अल्फा। तो इसका मतलब tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा? म्यू। इसका मतलब अल्फा इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स म्यू। तो ये क्या है? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन।
at which body start its motion on a rough inclined plane is known as angle of repose. Angle of repose क्या है? The minimum angle of inclined plane at which a body start its motion on inclined plane is known as angle of repose. Its value is equal to tan inverse mu, same as angle of friction, but definition दोनों की अलग अलग है। मेरी बात क्लियर? आप कह सकते हैं जब थीटा की वैल्यू लेस देन अल्फा होगी देन क्या होगा? बॉडी रेस्ट में रहेगी। जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा होगी बॉडी मोशन में होगी। और फ्रिक्शन क्या होगा? काइनेटिक। और जब थीटा अल्फा के बराबर होगा तो उस केस में बॉडी क्या होगी? बॉडी स्टार्ट इट्स मोशन, बॉडी स्टार्ट इट्स मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। और जिस पर वो मोशन स्टार्ट करती है उसी एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। मेरी बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो आप कह सकते हैं जब टेन थीटा लेस देन होगा म्यू एस से, या लेस देन होगा तो रेस्ट में रहेगी, इक्वल हुआ तो जस्ट स्टार्ट करेगी, और ग्रेटर देन हुआ तो वो मोशन में होगी। मेरी बात क्लियर? अब इसी कंसेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जैसे उसको आप इस कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, एक दूसरे मेथड से भी आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास दोनों मेथड हैं, आप दोनों में से किसी भी मेथड से उसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको गिवन है कि कोई बॉडी है या कोई इंसेक्ट है, जैसा क्वेश्चन ये पढ़ा जाता है ज़्यादातर कि एन इंसेक्ट है जो एक बाउल के अंदर मूव कर रहा है, हेमिस्फेरिकल बाउल जिसकी रेडियस आर है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है, तो पूछ लेता है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अप टू विच इट रेज टू, है ना। क्वेश्चन दे देता है कि इफ ए इंसेक्ट मूव ऑन द इनर सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड द मैक्सिमम हाइट अप टू ही कैन गो, है ना। तो मैक्सिमम हाइट जहां तक वो जाएगा, मान लो वो यहां जाता है, इसके बाद क्या होगा? वो नीचे आ जाएगा। नीचे क्यों आएगा? इस क्वेश्चन को अगर हम नॉर्मली देखें तो आप कह सकते हैं इस पर नीचे को mg लगेगा। एक इंसेक्ट है, मूव ऑन इनसाइड, इनर साइड में, किसके? हेमिस्फीयर के, हेमिस्फेरिकल बाउल के, रेडियस आर है, तो वो अप टू हाइट, जिस हाइट तक वो जाएगा वो हाइट आपसे पता पूछ रहा है, ये h पूछ रहा है क्या, राइट। आपको पता है ये पूरा r था, अगर ये एंगल थीटा है आपके पास तो आप इसको r cos थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब आप लिख सकते हैं h क्या था? r माइनस r cos थीटा। इसका मतलब आपको पता क्या करना था? सिर्फ cos थीटा की वैल्यू पता करनी है और कुछ नहीं, आपके पास हाइट आ जाएगी। अब देखो यहां पर नीचे को mg लग रहा है, ये थीटा है तो डेफिनेटली ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। इस mg का एक कंपोनेंट इधर होगा जिसे आप mg cos थीटा लिखेंगे, एक कंपोनेंट इसकी टेंजेंट के अलॉन्ग होगा जो इसको नीचे को मोशन देगा, और इसके कारण इस पर नॉर्मल लगेगा अंदर को, और इसका अपोज करेगा फ्रिक्शन जो ऊपर को। मैक्सिमम जब वो चढ़ेगा तो ये फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर देगा, उसके बाद ये नीचे आने लगेगा। तो इस केस में जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ये मैक्सिमम क्या होगा? लिमिटिंग होगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा थीटा इंक्रीज होगा, ओके। और थीटा इंक्रीज होगा, नॉर्मल डिक्रीज होगा, नॉर्मल डिक्रीज होगा तो उस केस में लिमिटिंग भी डिक्रीज होगा। तो लिमिटिंग डिक्रीज होते होते जब इसके बैलेंस कर जाएगा तो उसके बाद वो ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसके आगे जाने पर एंगल और इंक्रीज होगा, लिमिटिंग और डिक्रीज हो जाएगा, जिससे वो नीचे आ जाएगा। इस केस में बैलेंस करेगा mg sin थीटा किसको? इस लिमिटिंग को, और इस लिमिटिंग को लिखते हैं म्यू एस एन। तो आप लिख सकते हैं mg sin थीटा इक्वल टू म्यू एस, या म्यू हो सकता है म्यू mg cos थीटा, क्योंकि n की वैल्यू आपको दिख रही है क्या है? n इक्वल टू mg cos थीटा। mg से mg कैंसिल, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपके पास म्यू हो जाएगा। अब आपको cos चाहिए था तो आप सिंपली देख सकते हैं ये थीटा है, ये म्यू है, ये 1 है, तो ये क्या हो गया? रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो इस केस में आपके पास cos की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए cos थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगी? h इक्वल टू r 1 माइनस 1 बाय रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1
तो ये मैक्सिमम हाइट यहां तक जा पाएगा। एक बार अगर मैं एंगल ऑफ रिपोज के अकॉर्डिंग निकाल लूं तो मुझे पता है कि जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा उसकी जो टेंजेंट होगी उसकी स्लॉप इंक्रीज होती जाएगी, ये है ना। जैसे जैसे वो ऊपर की ओर जा रहा था, यहां था तो उसकी टेंजेंट ये थी, यहां जाएगा तो उसकी टेंजेंट ये हो जाएगी। तो लगातार टेंजेंट क्या है उसकी इंक्रीज हो रही है, और जैसे ही वो यहां पहुंचता है और उसकी टेंजेंट जो है ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये 90 माइनस थीटा है, ये परपेंडिकुलर था तो ये थीटा है तो ये भी थीटा। तो आप कह सकते हैं जब यहां आया तो इस इंक्लाइंड प्लेन की स्लॉप क्या हो जाएगी, ये इस केस में नीचे को स्लाइड होना शुरू होता है, तो ये एंगल ऑफ रिपोज हो गया। इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, म्यू हो गया। बाकी आप r इसी मेथड से h निकाल लोगे, r माइनस कॉस थीटा से हम इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। ओके, ये था आपके पास एंगल ऑफ रिपोज से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इसी तरह से आपके पास कई बार शूडो से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जिसमें मान लीजिए मैं दो तरह के क्वेश्चन कराऊंगा। हालांकि आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा होता है, 11th के बच्चे को प्रॉब्लम आती है, टारगेट के बच्चे को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। पहला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए ये कोई ट्रक है, ये इधर को मूव कर रहा है, ए एक्सेलरेशन, यहां पर कोई बॉडी इसके साथ, ये m मास, राइट। तो इस केस में आपसे वो एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ सकता है, कोएफिशिएंट की वैल्यू पूछ सकता है, जिससे ये बॉडी डज नॉट स्लाइड। अब देखिए जब ये मोशन करेगा तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इसके कारण इस पर नॉर्मल रिएक्शन इधर को लगेगी। इस ए नॉट एक्सेलरेशन के कारण इस पर शूडो लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में ma0। इसका वेट लगेगा नीचे को, कितना हो गया mg, और ऊपर को इस पर फ्रिक्शन लगेगा f। हम कहें कि ये रेस्ट में रहे इसके रेस्पेक्ट, तो ये फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, स्टैटिक। और अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो आप लिख सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होगा, mg। नॉर्मल को आप लिख सकते हैं n इक्वल टू क्या होगा, ma0। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को आप क्या लिखेंगे, म्यू n। तो आप क्या लिख सकते हो इससे, म्यू s ma0। तो आप कह सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, सॉरी लिमिटिंग ग्रेटर देन और इक्वल होगा किसके, स्टैटिक। आप कह सकते हैं यहां से म्यू s ma0 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। अब आपसे वो क्या पूछता है उसके अकॉर्डिंग हम उसका रिजल्ट निकाल लेंगे। a0 इज ग्रेटर देन और बाय म्यू s। तो a0 की वैल्यू या तो इसके बराबर होगी या इससे ज्यादा होगी। तो आप कह सकते हैं a0 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकती है, g बाय म्यू s होनी चाहिए, जिससे वो क्या रहेगा, उसके रेस्पेक्ट में स्टेशनरी रहेगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है फाइंड द मिनिमम a0 सच दैट ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी। मेरी बात क्लियर। एक और क्वेश्चन देखो, आपने एक डेथवेल सर्कस के अंदर जाते हो, देखते हो कुआं सा होता है ना, उसमें नीचे से कोई बाइक चलाता है, वो ऊपर की ओर आने लगता है, उसमें वो अपने आप को उसके साथ बैलेंस रखता है, राइट। वैसे ही कोई रोटर हो, अगर कोई रोटर हो वो तो खुद चलता है, अगर वो रोटर ही चले, मान लो ये कोई रोटर है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहां कोई मैन है या कुछ भी जो इसके साथ स्टिक अपने आप को चिपकाए। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा सच दैट इट रिमेन स्टेशनरी। ओके, यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दिया है, म्यू एस दिया। फिर से आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, जब भी रोटेटिंग मोशन होगी तो इसके एवरी पॉइंट पर एक्सेलरेशन होगा अंदर को सेंट्रीपिटल, कहीं से भी देखे ये इसके सर्कुलर पार्ट पर अंदर को होगा, और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, AC इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r। जब इस पॉइंट पर इस रोटर का एक्सेलरेशन अंदर को है तो इस मैन पर बाहर को एक शूडो फोर्स लगेगा ms। इस सरफेस के कारण इस पर बाहर को अंदर को एक नॉर्मल लगेगा,
इसका खुद का वेट नीचे को लगेगा और इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन ऊपर को लगेगा। वही सेम कंसेप्ट बना है इधर। आप कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू क्या है, mg, राइट। आप कह सकते हैं n इक्वल टू mac, तो लिमिटिंग क्या हो गया, म्यू एस एन, मतलब आपके पास म्यू एस एम ए सी आ गया। आप कह सकते हैं लिमिटिंग ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल होता है किसके, स्टैटिक के। तो उस केस में आपके पास क्या आ गया, म्यू एस एम ए सी इज इक्वल और ग्रेटर देन एम जी, तो m से m कैंसिल हो गया, तो ए सी इज इक्वल और ग्रेटर देन g बाय, आप इसे लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर, या आप कह सकते हैं ओमेगा इक्वल और ग्रेटर देन होगा किसके, रूट जी बाय म्यू एस आर। तो ओमेगा की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, उसके इक्वल हो जाएगी। मेरी बात क्लियर। इस तरह से भी आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। मेरी बात क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का कंसेप्ट देखिए। अगर हम फोर्स की बात करें, किसी भी बॉडी पर आप फोर्स की बात करते हैं, उसको रोकने के लिए कितना फोर्स लगेगा या उसे मोशन में लाने के लिए कितना फोर्स लगेगा। मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है, वो इनक्लाइंड प्लेन पर है। मान लो आपको कोई बॉडी दी हुई है और बोला है कि वो इनक्लाइंड प्लेन पर है। ये देखिए, राइट। अब आपको बोला जाता है कि इससे रोकने के लिए फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स। फाइंड द, लिख लीजिए, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड ऑन ब्लॉक along the inclined plane such that system remain equilibrium, दोबारा बोल रहा हूं, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड ऑन ब्लॉक along the inclined plane such that system remain in equilibrium. देखो, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, इसके लिए इनक्लाइंड प्लेन पर आपको फोर्स पता कर, अलोंग फोर्स लगा सकते हैं और ऊपर या नीचे दोनों तरफ लगा सकते हैं। देखिए, आपके पास इस ब्लॉक पर अगर देखें, ये आपके पास mg sin थीटा है, राइट। यहां पर आपके पास ये नॉर्मल है n, तो ये आपके पास, सॉरी ये mg था, तो ये आपके पास mg cos थीटा, और ये आपके पास क्या है, mg sin थीटा। मेरी बात क्लियर। अब देखिए, इस केस में इस कंसेप्ट को क्लियरली समझना। इस केस में मान लो मैं इनक्लाइंड प्लेन पर कोई फोर्स F लगाता हूं। अब ये फोर्स मेरे पास मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसका पता कैसे चलेगा? अगर आपके पास अगर आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन जो म्यू एन है, म्यू mg cos थीटा है, अगर आपके पास mg sin थीटा ग्रेटर देन है किससे, लिमिटिंग से, तो उस केस में अप्लाइड फोर्स क्या होगा, मिनिमम होगा। अप्लाइड फोर्स क्या होगा, मिनिमम होगा। तो उस केस में फ्रिक्शन किधर होगा, ऊपर की डायरेक्शन में।
और टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर होगी, नीचे को, मूव नहीं कर रहा लेकिन उसकी टेंडेंसी किधर है, नीचे को। क्यों है नीचे को टेंडेंसी उसकी मोशन की, बिकॉज आपके पास लिमिटिंग से ये ज्यादा था, ये मूव कराना चाहता था। मेरी बात क्लियर। इस केस में ये फोर्स क्या होगा आपके पास, मिनिमम होगा। तो आप लिख सकते हैं एफ मिनिमम प्लस एफ इक्वल टू क्या है, एम जी साइन थीटा। ये दोनों मिलकर इसे बैलेंस करेंगे, मतलब एफ मिनिमम इक्वल टू क्या हो गया, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एफ की वैल्यू रख दूंगा म्यू एम जी, मतलब यहां पर जो आपके पास मिनिमम फोर्स होगा वो क्या होगा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए, अगर इसी ब्लॉक पर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर दूं मैं, मैक्सिमम फोर्स, अब एक कहानी बनेगी देखना यहां पर। अगर मैं इस अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करने लगूंगा ना, तो फ्रिक्शन डिक्रीज होने लगेगा, फ्रिक्शन डिक्रीज होने। अगर मैं इस फोर्स को इक्वल कर दूंगा किसके, एम जी साइन थीटा के, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। अब फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो। जब मैं इस एफ को इंक्रीज करने, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर इसे बैलेंस करना था, तो इन दोनों का सम एम जी साइन थीटा के बराबर होगा। अब जैसे जैसे आप इस एफ को इंक्रीज करोगे तो ये एफ क्या होने लगेगा, डिक्रीज। और अगर एफ एम जी साइन थीटा के इक्वल हो गया तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर आपके पास एफ की वैल्यू ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा होगी तो एफ क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये वैल्यू इससे भी ज्यादा होगी तो बैलेंस के लिए क्या, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, और उस केस में मोशन की टेंडेंसी क्या होगी, ऊपर की ओर हो जाएगी। मेरी बात क्लियर? तो टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर होगी, अपवर्ड होगी। उस केस में इस ब्लॉक पर आपके पास इंक्लाइंड के अलोंग जो फोर्स था, क्या था वो, एम जी साइन थीटा के साथ साथ फ्रिक्शन भी किधर होगा, मेरी बात क्लियर? इस फोर्स को और ज्यादा बढ़ाओगे तो जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ेगा फ्रिक्शन भी बढ़ने लगेगा, और जब ये फोर्स मैक्सिमम हो गया तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मेरी बात क्लियर? और मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो उस केस में एफ मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी आपके पास, एम जी साइन थीटा प्लस एफ मैक्सिमम, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू रख देंगे तो एम जी कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा आपके पास उस ब्लॉक पर लगने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। मेरी बात क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए। अगर सेम क्वेश्चन है इसी तरह से, अगर इसी इंक्लाइंड प्लेन पर मैं फोर्स को हॉरिजॉन्टल अप्लाई कर दूं, सेम आपके पास जो रिजल्ट आया था इसी तरह की कहानी बनेगी। इसमें देखिए, अगर मैं इस फोर्स को हॉरिजॉन्टली अप्लाई करूंगा तो फिर क्या होगा, देखिए ये इंक्लाइंड प्लेन है मेरे पास, ये एंगल थीटा है, इस पर मैंने हॉरिजॉन्टली फोर्स को अप्लाई किया। वही बात, जब ये मिनिमम होगा तो फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, और होगा किधर, अपवर्ड होगा, राइट? उस केस में ये फोर्स मेरे पास मिनिमम है, यहां लगने वाला फोर्स फ्रिक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। इस ब्लॉक पर नीचे को क्या लगेगा, एम जी, और इधर क्या होगा आपके पास नॉर्मल, ये थीटा तो ये थीटा, ये आपके पास क्या मिला, एम जी कॉस, और ये आपके पास क्या मिला, एम जी, और ये थीटा तो डेफिनेटली ये भी थीटा, तो इसका ये कंपोनेंट क्या मिला आपको, एफ मिनिमम कॉस थीटा, और इधर क्या मिला, एफ मिनिमम साइन थीटा। अब इस केस में आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए इस केस में आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, आप कह सकते हैं नॉर्मल क्या होगा, n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एफ मिनिमम साइन थीटा, राइट? अब ये दोनों मिलकर बैलेंस करेंगे
एफ मैक्सिमम क्या है यहां, म्यू एन। आपके पास क्या आएगा, म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एफ मिनिमम साइन थीटा। अब ये दोनों मिलकर के इसको बैलेंस करेंगे, तो आप लिख सकते हैं एफ मिनिमम कॉस थीटा प्लस एफ मैक्सिमम इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अब वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आया, एफ मिनिमम कॉस थीटा प्लस एफ मैक्सिमम क्या है, म्यू एम जी कॉस थीटा और प्लस म्यू एफ मिनिमम साइन थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। आप इसको उधर ले जाएंगे तो आपके पास एफ मिनिमम कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, यहां 1 बचा, यहां कॉस नहीं था तो एक कॉस ने 10 बना दिया, तो म्यू टेन थीटा इक्वल टू, ये एम जी कॉस उधर ले जाएंगे, कॉमन ले लीजिए, एम जी कॉस थीटा, यहां कॉस नहीं था तो 10 हो गया, और ये म्यू एम जी कॉस थीटा इधर आया तो क्या बचा, माइनस म्यू बच गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो एफ की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एम जी टेन थीटा माइनस म्यू बाय 1 प्लस म्यू टेन थीटा हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन? सेकंड देखिए, जब आप यहां पर फोर्स मैक्सिमम अप्लाई करोगे इधर को, तो उस केस में फ्रिक्शन क्या होगा, नीचे को वही टेंडेंसी बन जाएगी। उस केस में अगर मैं यहां की बात करूं तो इस केस में मेरे पास इसका एंगल थीटा आया तो एफ मैक्सिमम कॉस थीटा होगा, एफ मैक्सिमम कॉस थीटा, और इधर को आपके पास क्या आया, एफ मैक्सिमम साइन थीटा, राइट। अब आपके पास मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू एन, एन क्या है, इन दोनों का सम, मतलब एम जी कॉस थीटा प्लस एफ मैक्सिमम साइन। इस केस में आप कह सकते हैं कि एफ मैक्सिमम कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम जी साइन थीटा प्लस एफ मैक्सिमम को, और एफ मैक्सिमम क्या है, म्यू एम जी कॉस थीटा और प्लस म्यू एफ मैक्सिमम साइन थीटा। मैं इसको इधर लाऊंगा तो क्या हुआ, एफ मैक्सिमम कॉस थीटा कॉमन आ गया, 1 माइनस ये इधर आएगा तो म्यू टेन थीटा, साइन क्या बन गया 10, इधर एम जी कॉस थीटा कॉमन आया, अंदर क्या बचा, टेन थीटा प्लस म्यू, कॉस से कॉस कैंसिल, तो आपके पास मैक्सिमम फोर्स क्या हो जाएगा, 10 एम जी टेन थीटा प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा आ जाएगा। ओके, ये आपके पास मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे। ओके, कल हम इसका अगला पार्ट्स और 2 ब्लॉक्स वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक यू।